क्या करें? उनका बे फॉर्म पे हो जाता है ना सारा कुछ, जिस तरह एडमिशंस और बाकी सारा कुछ हो जाता है बे फॉर्म पे, वो उधर बे फॉर्म पे हो जाता है। कई लोग पासपोर्ट पे लगवा रहे होते हैं, मतलब जो हो जाता है, मसला नहीं है। उधर जाओगे तो पता चलेगा। अच्छा जी। यार ये नहीं, चलो। मेरा पावर पॉइंट ही गायब है। अच्छा भाई, हमने पावर पॉइंट करना है, थोड़ा सा है बिल्कुल। अब ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जितने प्रोग्राम्स हैं वो सारे बेसिकली वैसे ही चलते हैं ना, मतलब उन पे वही रिबन्स हैं, वही ऑप्शंस हैं। तो हर सॉफ्टवेयर की अपनी अपनी कुछ ऑप्शंस, अपनी अपनी कुछ चीज़ें चेंज होती हैं। तो इसीलिए बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो ज़रा जल्दी से हो जाती हैं। तो पहले मैं बुक में से जाऊँगा, उम्मीद है कि सारा कुछ वहीं से कवर हो जाएगा। नहीं हुआ तो फिर जो छोटी चीज़ें रह गई हैं वो आपको करवा, जैसे ये चीज़ें नहीं ना करनी है अब, जैसे ये फॉन्ट है, पैराग्राफ है, ये सब वही है बिल्कुल जो पहले था, इवन एडिटिंग। तो सिर्फ ये जो दो, एक नया रिबन आया है, ये स्लाइड्स वाला नया रिबन आया है, ये। ठीक है। तो जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपके पास पेजेस होते हैं ना, और आप पेजेस से पूरी एक फाइल बनाते हो, तो एंड पे उस फाइल को एक डॉक्यूमेंट कहते हो। ठीक है। तो इसमें पेज नहीं कहना, इसमें स्लाइड कहना है। तो मतलब ये जो एक पेज है इस पे, ये एक स्लाइड है। और जब इसकी फाइल कंप्लीट कर लेते हो, फाइल बन जाती है, काफी सारी स्लाइड्स बन जाती हैं, तो उसको प्रेजेंटेशन कहते हो। ये पावर पॉइंट के अंदर है। ठीक है। तो वी डोंट कॉल इट पेजेस, वी कॉल इट स्लाइड्स। और एंड पे एक प्रेजेंटेशन बनती है जो कॉम्बिनेशन ऑफ स्लाइड्स हो जाता है। तो ये तो स्टार्ट है। तो हाँ, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे, यही वो है रिबन जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। अब साथ साथ करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो हम एक स्लाइड बनाते हैं, ये मैं कहूँगा कि वैक्सीनेशन की स्लाइड है। ठीक है। और इस पे हम लिखेंगे, ये लिख दिया हमने। ठीक है। अब ये एक स्लाइड मेरी बन गई है, मैं इस पे बहुत सारा काम कर सकता हूँ, भी करूंगा, लेकिन बहरहाल ये एक स्लाइड मेरी बन गई है। अब ये खत्म हो गई है, लेफ्ट साइड पे आ रही है एक स्लाइड। तो अब एक न्यू स्लाइड पे क्लिक करो और न्यू स्लाइड बना लो, तो वो सेकंड पेज तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है। तो फिर कुछ करो। जी। फिर एक स्लाइड खत्म हो गई है, फिर न्यू स्लाइड दबाओ, तीसरी स्लाइड आ गई, एंड सो ऑन ना, यू कीप गोइंग। ठीक है। अच्छा, अब ये जो लेआउट वाला चीज है ना, ये इसकी तरफ जरा जाते हैं। अभी भी लोग आ रहे हैं। ये जो लेआउट वाली चीज है ना, बल्कि इसके इसके ये जरा कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को भी देख लो। भाई मैंने न्यू स्लाइड के ऊपर यहाँ पे बटन पे क्लिक करता गया हूँ, तो वो नई स्लाइड बनती गई है। लेकिन अगर आप नई स्लाइड की खास शक्ल की चाहते हो, जैसे अब ये देखो ना, ये जो स्लाइड अब ये जो मेरी बनी है, इसमें ये दो प्लेस होल्डर्स हैं, ये दो जगह हैं जहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ। एक ये वाली जगह है टाइटल ऐड करने की, और एक ये वाली जगह है। तो अगर आप 3 4 चाहते हो, या कुछ डिफरेंट किस्म का वो चाहते हो, तो इस पे न्यू स्लाइड पे क्लिक करके यहाँ से तुम मतलब जिस तरह की तुम चाह रहे हो स्लाइड, यानी इस तरह की दो साइड बाय साइड चाह रहे हो, तो वो ऐड कर लो। अच्छा, इसमें ये जो ये वाला हिस्सा होता है ना, ये जो नीचे वाला हिस्सा है जहाँ पे ये छोटा सा मेन्यू सा बना हुआ है, इसको कंटेंट वाला हिस्सा कहते हैं। इसमें तुम पिक्चर्स, ग्राफ्स, कुछ भी इस तरह की चीज लगा सकते हो। अच्छा खैर, अब तो स्लाइड बन गई है हमारी, तो बन गई है। तो अब क्या करें, तो अब हम इस पे लेआउट पे क्लिक करेंगे। ठीक है। और लेआउट पे क्लिक करके उसको हम स्लाइड के उसके मतलब समझ गए हो ना, उसकी शक्ल को हम चेंज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं ये क्लिक करता हूँ, तो जैसे मैं ये क्लिक करता हूँ, तो मैं नजर आएगा कि जो मेरी खाली स्लाइड थी उसकी जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया है। वंस अगेन, या तो नई स्लाइड ऐड करते हुए यहाँ से सही सेलेक्ट कर लो, लेकिन अगर स्लाइड बन चुकी है तो फिर लेआउट का ऑप्शन होता है जिस पे चेंज कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, राइट क्लिक से भी कर सकते हो। ठीक है। राइट क्लिक में यही वही लेआउट आ जाता है। तो न्यू स्लाइड में तुम सिर्फ ये सिलेक्ट करते हो कि शक्ल का किस शक्ल की स्लाइड बनानी है,
और बस एक न्यू स्लाइड बनानी है। और लेआउट के 3 तरीके हैं करने के जो मैंने तुम्हें दिखाए हैं। एक ये न्यू स्लाइड के अंदर से सिलेक्ट करते हो, एक ये इधर मेन्यू से सिलेक्ट करते हो, और एक राइट क्लिक से ये लेआउट सिलेक्ट करते हो। ठीक है, रीसेट जो है वो स्लाइड को रीसेट कर देता है, मतलब उसके अंदर जो फॉर्मेटिंग हुई हुई है, कोई जो काम हुआ है उसको रीसेट कर देता है, दबा देते हैं। तो ये मैंने रीसेट, इसमें कुछ हुआ नहीं हुआ था इसलिए वो है। आई थिंक अगर टेक्स्ट भी लिखोगे वो भी रीसेट हो जाएगा। नहीं, सिर्फ फॉर्मेटिंग रीसेट होएगी। लिखा क्या हुआ है तो रीसेट, हाँ फॉर्मेटिंग बेसिकली रीसेट होएगी। डिलीट से स्लाइड रिमूव हो जाएगी ऑब्वियसली। अच्छा जी, अब पावर पॉइंट में जो मज़ा है ना वो डिज़ाइन रिबन का मज़ा है। इसमें होम पे तो कुछ खास नहीं है, बस ये स्लाइड्स को आप ऐड कर सकते हो, ये फॉर्मेटिंग कर सकते हो थोड़ी सी, वही चीज़ें जो वर्ड में होती थी। जो खास चीज़ है इसमें वो डिज़ाइन का रिबन है, वो ये है। ठीक है, अब ये करने से पता चलेगा कि ये क्या है। तो मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि मुझे ये वाला स्टाइल अच्छा लग रहा है। ये एक स्टाइल है, ये देखो मैं इसके ऊपर माउस लेके गया हूँ तो उसने उस स्टाइल का उसको कर दिया है। डिज़ाइन ये है कि बहुत सारे बने बनाए डिज़ाइन यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत सारे हैं। ठीक है, अ, और तुमने सिंपली उनके ऊपर क्लिक करना है और मतलब तुम्हारे अ, वो डिज़ाइन चल पड़ता है। ठीक है, अच्छा अगर तुम इस डिज़ाइन के ऊपर राइट क्लिक करो तो तुम्हारे पास ये चॉइस है कि तुम सिर्फ एक स्लाइड पे करना चाहते हो या बहुत सारियों पे। तो मैं सब पे डिफरेंट करने के मूड में हूँ। तो मैं पहली स्लाइड को ये बनाना चाहता हूँ, दूसरी स्लाइड को मैं ये बनाना चाहता हूँ, दूसरी स्लाइड पे मुझे राइट क्लिक करके अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड करना पड़ेगा, और तीसरी भी मैं फिर कुछ और, फॉर एग्जांपल पता नहीं ये बनाना चाहता हूँ, तो अगेन राइट क्लिक करो और अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड। अच्छा, अब ये मेरी पहली स्लाइड है, ये दूसरी है, ये तीसरी है। दो बातें तुम्हें याद होनी चाहिए अभी तक। लेआउट जो है, लेआउट इधर गया है, हाँ लेआउट, लेआउट जो है वो इस बात का तयन करता है कि तुम्हारी स्लाइड पे कौन सी चीजें होंगी। दो डब्बे होंगे जहां पे तुम लिख सकते हो, कोई ग्राफ होएगा, तीन होंगे, उसकी शक्ल कैसी होएगी। और डिजाइन तयन करता है कि उसकी ये बैकग्राउंड, उसका कलर, उसकी थीम, ये सारी किस तरह की होएगी। ठीक है, अच्छा अब तुम दोबारा अगर होम पे आते हो और एक नई स्लाइड ऐड करते हो, ठीक है, तो वो पिछली स्लाइड का डिजाइन यूजुअली उठा लेता है। ठीक है, तो इसको उम्मीद है कि हम रीसेट करें और फिर, अच्छा नहीं रीसेट करके नहीं, तो फिर हम डिज़ाइन पकड़ के एक और मैं एग्जांपल करना चाह रहा हूँ, तो अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड। ठीक है, तो ये जब आप स्क्रीन पे देखते हो कभी किसी की प्रेजेंटेशन, तो वो इस तरह की आप देखते हो कि मतलब ये प्रेजेंटेशन चल रही है और मतलब यू नो, तो ये उसमें सारी चीज़ें लगी होती हैं, डिज़ाइन और लेआउट्स। हाँ, अभी तक मेरा ख्याल है कोई मुश्किल तो नहीं है। ट्रांजिशन से थोड़ी सी मुश्किल शुरू होएगी। तो ट्रांजिशन हम कहाँ पे करें? ट्रांजिशन होती क्या है बाय द वे? ट्रांजिशन ये होती है कि एक स्लाइड से जब दूसरी स्लाइड आती है ना, तो उसमें कुछ स्पेशल इफेक्ट आप डालना चाहते हो। ज़रा थोड़ा सा नोट करना पड़ेगा आपको। ये मैं स्लाइड शो पे गया हूँ और ये मैंने फ्रॉम बिगिनिंग क्लिक कर दिया। ठीक है, तो इससे ये फुल स्क्रीन के ऊपर स्लाइड शो शुरू हो जाता है। अच्छा, अब ये रुकी हुई है स्क्रीन, मैं की दबाऊंगा, मैंने कोई की दबाई है, आगे आ गई, फिर की दबाऊंगा, आगे आ गई। अब नोट ये करो कि ये जो अगली स्लाइड आती है वो डायरेक्ट बस इस तरह समझ लो तुम्हारे मुंह पे मार दी गई है, डायरेक्ट इस तरह आती है। ट्रांजिशन ये होता है कि तुम जब अगली स्लाइड आती है तो तुम उसके ऊपर कोई स्पेशल इफेक्ट लगाते हो। ठीक है, करते हैं जरा। तो मैं कहता हूँ जब पहली स्लाइड आती है, ट्रांजिशन है कहाँ, यहाँ पे है, ये है मेन्यू ट्रांजिशन का। ठीक है, तो जब मैं कहता हूँ जब ये स्लाइड आती है तो फॉर एग्जाम्पल ये नीचे से इस तरीके से आए, ये देखो, ये आइकॉन देखो, आइकॉन से समझ आ जाती है। ये ये पुश लिखा हुआ है नहीं नीचे से, तो ये आ, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ आएगी, कुछ ऐसा होएगा। ठीक है, तो मैं इस पे पुश लगाता हूँ, अगली है, अगली के ऊपर मैं स्प्लिट लगाता हूँ। ठीक है, और बस फिलहाल मैं ये दो काम करता हूँ और मैं आपको फर्क दिखाता हूँ। अब मैं स्लाइड से शुरू कर रहा हूँ। अब ये स्लाइड नीचे से आई है, पहले डायरेक्ट तुम्हारे मुंह के ऊपर आ रही थी, अब ये नीचे से आई है। अच्छा, मैं दोबारा की दबाऊंगा, नेक्स्ट स्लाइड आएगी, उसके ऊपर मैंने कोई और इफेक्ट लगाया हुआ है, तो नोट करना। ठीक है, ये इस तरह से आहिस्ता से फेड होके आई है। अगली दो के ऊपर मैंने कुछ नहीं लगाया हुआ, वो मैं अब लगाने लगा हूँ। तो तीसरी के ऊपर मैं ये कवर लगा देता हूँ,
और चौथी के ऊपर मैं कुछ भी यार रैंडम बार्स लगा देता हूँ। तो अब जब चलाओगे तो हर स्लाइड में कोई ना कोई इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, ये अब लेफ्ट साइड से आई है और ये लाइनें वो करके आई है। ट्रांजिशन मीन्स गोइंग फ्रॉम वन स्लाइड टू अनदर, ये ट्रांजिशन होती है कि जब एक अगली स्लाइड आपके सामने आती है तो वो किस इफेक्ट से आती है, नॉर्मली आ जाती है या कोई स्पेशल इफेक्ट लगा हुआ है और किस तरीके से आती है। तो ये तो इसका ट्रांजिशन का ये वाला हिस्सा है। उसके बाद इसमें ये मेन्यू है बड़ा इंटरेस्टिंग, ये वाला मेन्यू है, ये वाला। ठीक है, अच्छा इफेक्ट में ऑप्शंस भी होती हैं, ये आज पता चला है। अच्छा ये भी इंटरेस्टिंग है। वो कहता है जो इफेक्ट लगाते हो सकता है किसी इफेक्ट के अंदर कोई ऑप्शन हो, जैसे अभी वो वर्टिकल बार्स आ रही थी, मैं अब हॉरिजॉन्टल बार्स करना चाह रहा हूँ। फाइन, खेलने से पता चलता है। लो जी, ये जरा हिस्सा देखो क्या है। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, एडवांस स्लाइड। एडवांस स्लाइड का मतलब है कि अभी तक ये हो रहा था, तुम देख तो नहीं सकते, लेकिन जब मैं स्लाइड शुरू करता था तो मुझे की दबानी पड़ती थी, फिर अगली स्लाइड आती थी। तो माउस क्लिक या की दबाओगे तो स्लाइड आएगी। या मैं ये चाहता हूं कि अगर मैं कोई की नहीं दबाता तो 5 सेकंड बाद खुद ब खुद स्लाइड चेंज होए। ठीक है, तो बस दैट्स इट, मैंने उसकी ऑटोमेटिक ऑप्शन सेट कर दी है। अब मैं कोई की नहीं दबाऊंगा, बस अब मैं 5 सेकंड इंतजार करूंगा तो अगली आ जानी चाहिए। आ, दोनों ऑप्शंस ऑन है, क्लिक की भी और स्लाइड की भी, लेकिन आई नहीं यार, आई नहीं। मैंने एक के ऊपर लगा दी, हाँ मैंने एक के ऊपर लगाया, सॉरी। मैंने ना वो पता क्या हुआ है, मैंने एक स्लाइड के ऊपर लगाया है। मैंने मेरा ख्याल है इस, हाँ मैंने आखिरी स्लाइड के ऊपर लगा दिया है, तो मैं पहली के ऊपर भी लगाता हूँ। ठीक है, तो आई वुड एक्सपेक्ट कि ये खुद ब खुद जाएगी आगे। और इस चीज़ पे थोड़ा सा नोट किया करो कि ये खुद गई है आगे। ठीक है, तो इस चीज़ पे थोड़ा सा नोट किया करो कि तुम ये जो ऑप्शन सेट करते हो ये किसके ऊपर करते हो। तो पहले स्लाइड पे क्लिक करो, फिर उसके ऊपर वो ऑप्शन सेट करो। अ, अब जाहिर बात है मैं हर स्लाइड पे जाके तो 5-5 सेकंड नहीं सेट करूंगा, तो मैं ये अप्लाई टू ऑल क्लिक करने लगा हूँ। ठीक है, अप्लाई टू ऑल क्लिक करने से उम्मीद है कि ये सेटिंग सारी हर एक के ऊपर आ गई होंगी। अगेन चेक करो। एक सेकंड होल्ड करो। हेलो, हाँ जी भाई साहब। हाँ लग शुक्र। अच्छा जी, तो हाँ, तो हम कह रहे थे कि मतलब जाहिर बात है अब हम ये हर एक के ऊपर जाके तो नहीं सेटिंग करेंगे, तो हम अप्लाई टू ऑल कर दो तो वो सबके ऊपर आ जाता है। साउंड ये है कि अ, मतलब मैं इधर ऑनलाइन कैसे ये दिखाऊं, लेकिन साउंड ये है कि जब बेसिकली एक स्लाइड आए तो उसके साथ एक साउंड भी प्ले होए। वैसे यूज ये कोई नहीं करता लेकिन कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये ड्रम रोल लगा देता हूँ इसके ऊपर, सेकंड स्लाइड के ऊपर, और टाइमिंग चलो इतनी रख लो, और अब अगर मैं इसको चलाता हूँ तो सेकंड स्लाइड पे मुझे ड्रम रोल की आवाज आनी चाहिए। आपको नहीं आएगी मेरा ख्याल है, यानी वो इफेक्ट आई है किसी को, मुझे तो आई है। तो वो इफेक्ट ये है हाँ बेसिकली कि सर, है, नहीं आई। हाँ वो आपको नहीं आएगी क्योंकि वो मतलब हाँ नहीं आएगी। तो वो जब एक स्लाइड बस समझ जो, जैसे जब एक स्लाइड आती है तो एक स्पेशल इफेक्ट आ रहा है ना, उसके साथ साथ कोई भी एक आवाज आ सकती है, तुम यहाँ से आवाज सेलेक्ट कर सकते हो। ज्यादा यूज नहीं होती है ऑप्शन वैसे। तो साउंड ड्यूरेशन, ड्यूरेशन क्या है यार, ड्यूरेशन ये है कि ड्यूरेशन कैसे समझें हम। ड्यूरेशन ऐसे समझेंगे किसी एक ड्यूरेशन को बड़ा लंबा कर दें, इसकी ड्यूरेशन को ना हम थोड़ा लंबा कर देते हैं। ठीक है, अब ये मैंने दूसरे वाले की ड्यूरेशन बड़ी लंबी कर दी है, देखना है इफेक्ट।
आई समझ? बहुत आहिस्ता से वो स्लाइड आई है। ये ट्रांजिशन की ड्यूरेशन है कि जब पहली स्लाइड खत्म होती है और दूसरी आ रही होती है, तो वो कितनी आहिस्ता या कितनी तेज आती है, तो ये उसकी ड्यूरेशन होती है। बड़ी यूजफुल सेटिंग है। बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल हो सकती है। अप्लाई टू ऑल, जहरी बात है, अप्लाई टू ऑल है, और माउस क्लिक मैंने आपको दिखाया है, और आफ्टर ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये ट्रांजिशन थी। ट्रांजिशन मीन्स कि एक स्लाइड से दूसरी पे कैसे जाना है। इसके साथ पड़ी हुई है एनिमेशन। एनिमेशन का ताल्लुक इस बात से होता है कि एक स्लाइड के अंदर जो सारा डेटा है, जो सारी चीज़ें हैं, उनको कैसे दिखाना है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं पहली स्लाइड पे जाता हूँ, और इस पे मैं क्या, ये सारी डिसेबल्ड क्यों है, सारी डिसेबल्ड क्यों है, ये क्या चक्कर है। एक सेकंड ठहरना, ये सारे इफेक्ट्स पड़े हुए हैं, लेकिन ये डिसेबल्ड है किसी वजह से। तो मुझे नहीं पता ये क्यों डिसेबल्ड है। और यहाँ पे एनिमेशन का मेन्यू भी नहीं है, ये क्या चक्कर है। या तो ये इंस्टॉल्ड नहीं है, समझ नहीं आई। आह, बगैर इसके मैं दिखा भी नहीं सकता, फायदा ही कोई नहीं। पूछते हैं भाईजान से। अच्छा, तो गूगल कहता है कि पहले कोई प्लेस होल्डर सेलेक्ट करो। तो इतनी सी बात थी कि गूगल कहता है कि कोई, यार ये जो डब्बे हैं ना, असल में था ये कि क्योंकि हमने इफेक्ट्स इतने सारे लगा दिए हैं, तो मुझे लग रहा था ये भी वो है, डब्बा ही है। लेकिन एक्चुअली इस स्लाइड के ऊपर सिर्फ जो एक्चुअल डब्बा है, एक्चुअल जो चीज़ है, जो काम है, जो आपने किया है, वो सिर्फ ये है, या ये है नो एग्जाम्स वाला, ये दो डब्बे बनते हैं। तो अब मैं इस डब्बे को पकड़ता हूँ और इसके ऊपर मैं इफेक्ट लगाता हूँ, इफेक्ट मैं ये वाला लगा रहा हूँ। ठीक है, आगे समझ कि वो अब वैक्सीनेशन लिखा हुआ आएगा तो वो इस तरह आएगा, और जब नो एग्जाम्स लिखा हुआ आएगा तो वो फॉर एग्जांपल इस तरह आएगा। इसी तरह मैं सेकंड स्लाइड के ऊपर डेडलाइन के ऊपर मैं कोई इफेक्ट लगाता हूँ, और फिर मैं इसके ऊपर लगाता हूँ। ठीक है, और बस इतना मैं करता हूँ अभी, और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्या बना है। लगी समझ? तो चीज़ें बड़ी आसान है, बाकी आगे मैंने कुछ नहीं किया। चीज़ें बड़ी आसान है, लेकिन वो हैं बड़ी, मतलब डिफरेंट, बहुत एग्जैक्टली बड़ी डिफरेंट है। तीन काम जिसको आते हुए ना पावर पॉइंट में, उसको पूरी पावर पॉइंट आ जाती है। पहला लेआउट है, कि डिज़ाइन का वो जो स्ट्रक्चर है कि उसमें रखना क्या है, वो आता हुआ है। दूसरा ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन का मतलब ये होता है कि एक स्लाइड से दूसरी के ऊपर कैसे जा रहे हो, वो क्या इफेक्ट आ रहा है। और तीसरा एनिमेशन है। एनिमेशन का ताल्लुक स्लाइड के अंदर डेटा से है, कि जो उसके अंदर ये जो लिखा हुआ है अगस्त 30, और ये किस तरीके से चलते हुए आ रहे हैं। तो अब कोई भी नई स्लाइड बनाओगे, तो उस पर तुम डेटा डालोगे, टाइप्स ऑफ न्यू वैक्सीन, दो चॉइसेस डाल दो, किल्स यू, नहीं डरा नहीं रहा, वैसे ही कह रहा हूँ, डज नॉट किल यू। ठीक है, और फिर इसमें तुम नीचे चॉइसेस डाल दो कि एस्ट्रा जेनेका, फाइजर, और इधर तुम कुछ चॉइसेस डाल दो, साइनोफार्म, जो भी है। अच्छा, अब तुम, स्लाइड तुम्हारी तैयार है, डेटा तुम्हारा तैयार है, अब तुमने इफेक्ट्स डालने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ट्रांजिशन डालूंगा। मैं कहूँगा कि जब ये स्लाइड आएगी तो ये कोई ज़रा इस तरह से करती हुई आए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये तो मेरी एनिमेशन हो गई। अच्छा, अब ये यार, इसको डिलीट कर दें डब्बे को, ये नहीं हमें चाहिए। अब ये डब्बा मुझे नहीं चाहिए ना, तो इसको मैं सिलेक्ट करके डिलीट, बस डिलीट दबा रहा हूँ तो वो ख़त्म हो जाता है। अच्छा जी, अब मैं लगाऊंगा वो एनिमेशंस। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, और मैं नीचे गया हूँ, मैं नीचे गया हूँ, और मैं ऐसे करता हूँ, पता नहीं जो भी अब क्लिक हो जाए। फिर इसके ऊपर हम आए हैं,
ये इस तरह नाचता हुआ आएगा और ये व्हील करता हुआ आएगा, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। 1 मिनट से कम का टाइम लगता है और फुली प्रोफेशनल स्लाइड्स बन जाती हैं। पहले मैं इनको तेज तेज चलाऊंगा। आखिरी स्लाइड थी ना जिसपे हमने काम किया। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। 1 मिनट लगता है, 2-3 इफेक्ट्स हैं, उससे आप सारा काम संभाल सकते हो। मुझे तो नहीं पता पावर पॉइंट के अंदर इससे ज़्यादा कुछ होए, तो ज़रा देखते हैं। हाँ बस ख़त्म, यही है। मतलब इसके इससे ज़्यादा है भी कुछ नहीं एक्चुअली, वाकई कुछ नहीं है इससे ज़्यादा। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो शायद आपको हेल्प करती हैं, मैं बड़ी तेज़ी से दिखा देता हूँ। जब भी आप ये वाला ऐड करते हो ना, ये वाला कंटेंट वाला डब्बा, तो इन ये जो आइटम्स बने हुए हैं, इन पे ज़रा माउस लेके जाया करो। ये कहता है इंसर्ट टेबल, ये कहता है इंसर्ट चार्ट, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक। मतलब यहाँ से तुम मीडिया जो है ना, एनीथिंग रिलेटेड टू मीडिया, ऑडियो, वीडियो फाइल्स चलाओ, कोई मतलब फेसबुक खुलवा लो यहाँ से, कोई एनीथिंग एक्सटर्नल जो करवाना हो ना, वो इधर से कर सकते हो। लेकिन उसने बिल्कुल ज़रा सा भी काम नहीं किया हुआ, जरूरत भी नहीं है, बिल्कुल आधी सी बात ही है। तो भाई कोई मसला, कोई मसाइल? आ, नो सर। 99% इसके ऊपर आपको असाइनमेंट आती थी। आपसे पूरी एक आपकी पर्सनल एक पूरा सीवी बनवाते थे 5 या 6 स्लाइड्स के ऊपर। तो लेकिन इस बार मेरे ख्याल टाइम नहीं बचा, तो नहीं आई। अच्छा जी, स्लाइटली मोर डिफिकल्ट एंड वेरी 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 मोर यूजफुल स्प्रेडशीट्स। अच्छा जी, तो वर्ड जो था, वर्ड, उसको वर्ड प्रोसेसर कहते थे। उसमें पेजेस होते थे और एंड पे एक डॉक्यूमेंट बनता था। आज हमने पावर पॉइंट किया, उसमें स्लाइड्स होती हैं और एंड पे एक प्रेजेंटेशन बनती है। जब एक्सेल खोलते हो तो एक्सेल को शुरू नीचे से किया करो। ये बिल्कुल नीचे कुछ लिखा हुआ है, शीट 1। तो इसमें ना पेज होते हैं ना स्लाइड होती हैं, इसमें शीट्स होती हैं, बल्कि वर्कशीट कहते हैं। ये दिस इज अ वर्कशीट। पेज की तरह समझो कि ये तुम्हारा पहला पेज है या जो भी है, लेकिन बार इसको कहते हैं वर्कशीट है। तो ये तुम्हारी वर्कशीट है। और एक्सेल की जो फाइल होती है उसको वर्क बुक कहते हैं। इधर बुक लिखा हुआ है लेकिन वर्क बुक कहते हैं, ठीक है। तो स्प्रेडशीट मतलब इसमें जो एक्सेल के अंदर जो मतलब वो है, तुम वर्कशीट्स और वर्कबुक्स पे काम करते हो, ठीक है। अच्छा, अब ये बिल्कुल डिफरेंट है, इसमें सेल्स बने हुए हैं, ये डब्बे 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 सेल्स बने हुए हैं। एवरीथिंग इज कॉल्ड अ सेल। एक डब्बा एक सेल है, हर सेल का एक एड्रेस होता है, सारी गेम वहां से चलती है। मैं किसी भी सेल पे क्लिक करता हूं तो ये इधर इसका एड्रेस लिखा हुआ आ जाता है खुद ब खुद, ठीक है। एड्रेस बनता कैसे है? आ, वो किस कॉलम में पड़ा हुआ है, यानी वो कॉलम नंबर बी में पड़ा हुआ है और किस रो में पड़ा हुआ है, 4 में। तो हमेशा B4 कहना है, 4B नहीं कह सकते, B4 ही है। तो ये बहुत आसान है क्योंकि वो एक्सेल हाईलाइट कर देता है आपके लिए कि ये कॉलम है और ये रो है, और वरना ऊपर देख लो इधर लिखा होता है। तो हर सेल की जो पहचान है, हर सेल का वजूद जो है वो अलग है। ये बड़ी पावरफुल बात है, हर सेल का वजूद अलग है, हर सेल अपनी एक अलग दुनिया है, ठीक है। और सेल का बनता है एक एड्रेस बनता है। अच्छा, अब स्प्रेडशीट यूज क्यों होती है पता है आपको? हिसाब किताब के लिए यूज होती है। तो मैं कहता हूँ नेम है, सिटी है, टेंडर है। मैं एक ही दफ़ा फाइल ऐसी बनाऊं जो फिर 2 दिन काम आ जाए। टेंडर है, ये मैथ्स के मार्क्स हैं, ये इंग्लिश के मार्क्स हैं, और ये CS के मार्क्स हैं, और ये टोटल मार्क्स हैं। और एंड पे हम इवन ये भी कर सकते हैं कि पास है या फेल है, ठीक है। तो अब मैं कुछ डेटा एंटर करूंगा, जरा फॉलो करना, ठीक है। हाँ, तो 2 दफ़ा हो गया है, इसको डबल A के साथ कर। चलो, और अब मैं इनकी सिटी एंटर कर रहा हूँ। अभी तक आपको कुछ नोट किया हो या ना किया हो, लेकिन चलेगा, ठीक है। उसके बाद जेंडर ऐड कर रहा हूँ।
कहोगे अब मैं मैथ्स के मार्क्स एंटर कर रहा हूँ। हाँ जी, को फर्क नोट किया? डेटा जो तुम टेक्स्ट एंटर करते हो किसी भी फील्ड में, किसी भी फील्ड में जो तुम टेक्स्ट एंटर करते हो तो वो ऑटोमेटिकली लेफ्ट साइड पे चला जाता है खुद ब खुद, ठीक है। और जब नंबर्स एंटर करते हो तो एक्सेल उसको पहचानती है कि ये नंबर्स हैं और उसको खुद ब खुद राइट साइड पे ले जाती है। ये एक पहचान है, ये लिटरली एक पहचान है कि हमें पता लग गया है कि सेल में नंबर पड़े हुए। आप इसको चेंज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। मतलब बस बाकी चीजें तो हमने कैलकुलेट करवानी है। ये पढ़ लेना कि इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। जो पहले ज़माने में खाते रखते थे ना लोग, जिसको खाता कहते थे, दुकानदार रखते थे खाता, उसकी ये रिप्लेसमेंट थी, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। करवाया तो कुछ भी नहीं, यहाँ तक करवाया तो कुछ भी नहीं, लेकिन इसमें से एक दो मेन्यू उसे दिखाए ज़रूर है, करवाया कुछ भी नहीं। लेकिन एक दो मेन्यू हैं जो मैं दिखाना चाहता हूँ, बड़े काम के हैं। यहाँ पे कैसे दिखाऊँ, इधर दिखाता हूँ। मेरे पास एक सेल है, अब इसके ऊपर अगर राइट क्लिक करो तो फॉर्मेट सेल की ऑप्शन आती है, ये कुछ समथिंग लाइक दैट, ये फॉर्मेट सेल, ठीक है। ये बड़ी काम की ऑप्शन है यार। एक्सेल बाय द वे इतना बड़ा दरिया है, इतना बड़ा समंदर है कि कोई बंदा आगे कहे ना कि मैं एक्सेल का एक्सपर्ट हूं तो वो झूठ बोल रहा है। वो इतना इतना बड़ा दरिया है। फाइनेंस के जो लोग हैं जिनका ताल्लुक अकाउंट से, फाइनेंस से है, वो उसको एक ख़ास तरीके से इस्तेमाल करते हैं। प्रोग्रामर उसको एक ख़ास तरीके से इस्तेमाल करता है, अकाउंटेंट एक ख़ास तरीके से इस्तेमाल करता है। सारी फंक्शनैलिटी नहीं कोई कर ही नहीं सकते, मेरा नहीं ख्याल कि पॉसिबल है। तो स्टार्ट करो बिल्कुल सिंपल से फॉर्मेट सेल से, ठीक है। ये को 5-6 मेन्यू है इसके अंदर, अलाइनमेंट, बॉर्डर, फिल, ये सारे चला के देख लेना। ये तुम्हें आने चाहिए, ये बेसिक लेवल पे ये तुम्हें आने चाहिए। तो ये वाला मैं तुम्हें ऊपर दिखाता हूँ कि नंबर को क्या करना है। अलाइनमेंट मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाता हूँ। तो अलाइनमेंट ये है कि वैसे तो ये सिंपल चीज़ें हैं, देख लेना, लेकिन मैं फॉर एग्जाम्पल जैसे टेक्स्ट को पकड़ के ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। तो अब वो जो टेक्स्ट मैंने लिखा था कुछ और लिख देता हूँ, लाहौर इज़ अ गुड सिटी। तो वो कैसे लिखा हुआ आया क्योंकि मैंने उसकी अलाइनमेंट ऐसे की हुई थी, ठीक है। तो अगेन अलाइनमेंट सीधी कर देते हैं, मैंने एंड पे सेल डिलीट ही करना है। ये काम की कुछ ऑप्शंस हैं। फॉन्ट वेरी सिंपल, जिस तरह वर्ड का फॉन्ट था। बॉर्डर ये है, बॉर्डर ये होता है कि आपको स्प्रेडशीट में नज़र तो आ रहा होता है कि ये 4 दीवारी है, ठीक है। लेकिन अगर कभी भी स्प्रेडशीट को प्रिंट करोगे ये प्रिंट नहीं होएगी, यानी सेल प्रिंट नहीं होता, सिर्फ उसके अंदर जो रकम पड़ी हुई है, जो वैल्यू पड़ी हुई है वो प्रिंट होती है। तो बॉर्डर इसलिए काम आता है कि अगर आप ये जो 4 दीवारी है, जो सेल की बाउंड्रीज हैं, उनको अगर प्रिंट करना चाहते हो तो फिर बॉर्डर बनाना पड़ता है, ठीक है। फिल इज सिंपली कलर, कि उसको कलर दे दो और दैट्स इट। तो और कुछ करो ना करो, फॉर्मेट सेल की ऑप्शन ज़रूर खुद थोड़ी सी देख लेना। एक चीज़ और देखो, मैंने ये डेटा सेलेक्ट किया सारा, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल। ये मैं पहला वाला मेन्यू करवाना चाह रहा हूँ जो मैंने उस वक्त छोड़ दिया था। तो ये नंबर वाला पहला मेन्यू है। मैं कहता हूँ जी कि इन सेल्स में जो रकम पड़ी हुई है वो एक नंबर है, या फॉर एग्जाम्पल वो एक करेंसी है। फॉर एग्जाम्पल वो एक करेंसी है। अब वो कहता है कौन सी करेंसी है, रुपीज़ है। मैंने कहा नहीं नहीं, रुपीज़ का क्या करना है, डॉलर है, ठीक है। और डेसिमल प्लेसेस कितनी चाहिए, मुझे कहा जी 2 डेसिमल प्लेसेस चाहिए। ओके करोगे तो ये खुद ब खुद वैल्यूज तुम्हें फॉर्मेट होके नजर आ जाएंगी। अब बड़ा समझने वाली बातें हैं ये कि मतलब तुमने इस सेल के अंदर 12 लिखा था, मैं अब इसको करता हूँ 14 कर देता हूँ, ठीक है। मैंने तो 14 लिखा है, वो खुद ब खुद करेंसी बन जाएगी और वो है। अब एक्सेल को जब भी देखते हो तो हमेशा सेल पे क्लिक करके ना ऊपर देखा करो, इधर फॉर्मूला बार पे। ये लेफ्ट साइड पे एड्रेस होता है, राइट साइड पे इधर फॉर्मूला बार पड़ी होती है। तो फॉर्मूला बार तुम्हें ये बताती है कि किसी भी सेल पे क्लिक करोगे कि तुमने इस सेल के अंदर एग्जैक्टली लिखा क्या था। तो मैंने तो 2 लिखा था, तो वो ऊपर पता चल जाएगा मुझे कि मैंने 2 लिखा था, लेकिन नीचे उसकी फॉर्मेटिंग होके उस तरीके से वो हुआ हुआ है। खत्म कर दें इसको, क्योंकि हमें डॉलर्स तो नहीं है हमारे पास, तो मार्क्स हैं। तो हम कहेंगे हमारे पास नंबर ही है, लेकिन उसको हम 0 डेसिमल प्लेस तक देखना चाहते हैं, तो वापस उसको ऑटोमेटिकली ले आएगा। एक्सेल के किसी भी एक सेल में तुम 3 काम कर सकते हो। तुम टेक्स्ट लिख सकते हो, इस तरह का टेक्स्ट लिख सकते हो, लफ्ज लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। तुम नंबर लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम।
और एक्चुअली जो एक्सेल की पावर है, तीसरी चीज़ फार्मूला, तुम फंक्शन या फार्मूला बना सकते हो, ठीक है। और ये एक्सेल है एक्चुअली, कि फंक्शंस हम लगाते हैं। फंक्शंस ऑलवेज 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 स्टार्ट, अच्छा ये कई दफ़ा मेरे मुंह से फार्मूला निकल जाएगा, कई दफ़ा फंक्शन निकल जाएगा, वो जो है ना, हाँ ये देखो ना, ये फार्मूला लिखा हुआ है, ये एक ही बात है फिलहाल हमारे लेवल पे। इनकी पहचान ये है कि इक्वल के निशान से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और इसके बाद बेसिक फार्मूला बना लें, ठीक है, ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, तो बेसिक से कहाँ से शुरू करें? बस ये ठीक है, ये बेसिक ही है। अब देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक फार्मूला बनाना चाहता हूँ, तो मैं कहता हूँ इक्वल, इक्वल के निशान से शुरू होना है, शर्त है। अच्छा, अब मैं इस अली के, अली बंदे के मैथ्स और इंग्लिश के नंबर जमा करना चाह रहा हूँ, मैथ्स के और इंग्लिश के। अब दो तीन रास्ते हैं। हो सकता है कोई बंदा कहे कि ठीक है 14 + 23 लिख लें, एक्चुअली ये चल जाएगा, कोई मसला नहीं है इसमें, 37 आ जाएगा। लेकिन ये अजीब सी बात है। अजीब सी बात इसलिए है कि कल को अगर मैं कहूँ कि यार वो सॉरी मुझसे गलती हो गई, इसके तो नंबर 33 आए थे, और मैं इसकी नंबर 33 कर दूं, तो वो अब टोटल आपका गलत हो चुका है। आप सेल्स के रेफरेंसेस यूज करते हो हमेशा, आप कोशिश किया करो कि रेफरेंसेस यूज किया करो। तो इसके मैथ्स के नंबर कहाँ पे पड़े हुए हैं? वो पड़े हुए हैं D3 पे, नहीं D2 पे। क्या वो सेल का नंबर क्या था उसका जहां पे मैथ्स के नंबर पड़े हुए हैं? वो D2 था। तो D2 प्लस E2, तो ये उसके दोनों के नंबर जमा हो गए। और मजा इसका ये है कि अगर कल को जाके मैं ये चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल उसके इंग्लिश में 21 हैं, तो टोटल खुद ब खुद अपडेट हो जाता है। ये वो पावर है, ये वो वजह है जिस वजह से एक्सेल को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, कि आप एक जगह चेंज करते हो और रिलेटेड जितने 25 जगहों पे उसका फॉर्मूला यूज हुआ होता है, वो सारे खुद ब खुद अपडेट हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो फॉर्मूलाज मैं हाथ से इस तरीके से बना सकता हूँ, जो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बाय द वे है तो स्टूपिड बात, लेकिन मैं कहता हूँ D3 डिवाइडेड बाय D2 मल्टीप्लाई बाय F1, नहीं F1 तो टेक्स्ट है, F2, ठीक है। तो जो भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो ना, वो सारा करके चलाओगे, वो चल पड़ेगा, नो इशू। इसको फॉर्मूला कहते हैं। अच्छा, टेक्निकली स्पीकिंग फंक्शन थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। फंक्शन ये होता है कि इक्वल के निशान से शुरू करते हो, और एक्सेल के अंदर कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं, उनमें से पहला जो है वो सम है। सम क्या करता है? चीजों को जमा करता है। सम का एक फंक्शन है बना बनाया, वो चीजों को जमा करता है। अच्छा, किसको जमा करना है? मैंने करना है जी D2 कॉमा E2 कॉमा F2 ब्रैकेट बंद। फॉर्मूला और फंक्शन में थोड़ा सा फर्क है। फॉर्मूला हाथ से बनाते हैं, A1 प्लस B2 माइनस C3, मतलब हाथ से इस तरह फॉर्मूला लिखते हैं। फंक्शंस बिल्ट इन होते हैं एक्सेल में। एक्सेल को पता है कि सम का क्या मतलब है, उसको आपने सिर्फ डब्बे देने हैं कि भाई इन फलानी चीजों के ऊपर तू ये वाला काम कर दे, सम वाला काम तू कर दे, तो वो इन 3 सेल्स को सम कर देगा। तो एक तरीका तो ये है लिखने का, कि हम उसको कहें कि पहला, दूसरा, तीसरा सेल, सो ऑन। या हम रेंज दे सकते हैं। रेंज इस तरह से देते हैं कि हम कहें D2, नहीं D3 है ना, हाँ D3 कोलन F3। कोलन का मतलब है कि यहां से यहां तक, कॉमे का मतलब है कि अलग अलग सेल्स दे रहे हो, और कोलन का मतलब है कि यहां से यहां तक, तो D3 से F3 तक। ये पहले ना कुछ 4-5 साल पहले तक ये हाईलाइट नहीं होती थी चीजें, तो जरा मुश्किल होती थी। अब तो काम बड़ा आसान है, आपको सामने नजर आ जाता है। अच्छा, अब इस तरह भी आप कर सकते हो। सॉरी, इधर करते हैं, वैसे ही मैं रफ कर रहा हूँ इसलिए इधर कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ जी ऐड करो D2 को कॉमा E3 से लेके F5 तक, E3 से लेके ना, ठीक है, और कॉमा F6 कॉमा D7। जरा समझो मैंने क्या किया है। आप अलग अलग सेल्स भी दे सकते हो, और आप रेंज भी दे सकते हो, इकट्ठा दे सकते हो सारा कुछ। ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, करते नहीं ज्यादातर, लेकिन कर सकते हो।
तो E3 से F5 तक का क्या मतलब हुआ कि E3 सेल से शुरू करो, ये वाला सेल, और F5 तक चले जो, तो जितने सेल आ गए वो आ गए, और बाकी जहाँ जहाँ पे कॉमे लगे हुए हैं वो सारे इंडिविजुअल उसने उठाए हैं। ठीक है। अगेन, अगर किसी बंदे को, इसको फारिग करो, अगर किसी बंदे को आप ये शीट दिखाओगे तो वो कहेगा कि यहाँ पे 23 लिखा हुआ है, यहाँ पे 77 लिखा हुआ है, यहाँ पे 47 लिखा है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपको पता चलता है कि हाँ यार वाकई 3 लिखा हुआ है इधर। लेकिन जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपको पता चलता है कि ये 47 नहीं लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला लगा हुआ है, फंक्शन लगा हुआ है। ठीक है। और यही मतलब एक्सेल की पावर है। तो ये सारे फार्मूलाज बना लेते हैं। मैं कहता हूँ सम है D2 से F2 तक। ठीक है। और ये मैंने पकड़ा, कॉपी किया, कंट्रोल सी दबाया, और ये मैंने पकड़ के कंट्रोल वी दबा दिया। ठीक है। और ये सारा खुद ब खुद ठीक हो गया। ये देखो, ये इसका सम कर रहा है, ये इसका सम कर रहा है, ये इसका सम कर रहा है, सो ऑन। मैंने तो कॉपी पेस्ट किया। एक्सेल में कॉपी पेस्ट एक बहुत एक टॉपिक है, बजाते खुद पूरा एक टॉपिक है कि कॉपी पेस्ट करते हो तो फॉर्मूले खुद ब खुद बदल जाते हैं। तो वो कैसे बदल जाते हैं, और मतलब वो क्या, तो उसके अंदर इस वक्त ना जाना। मतलब आप, मतलब फिलहाल मैं आपको कहूंगा कि अगर आपको एक्सेल ज्यादा नहीं ना आती और ये पहली दफा आप पढ़ रहे हो तो कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने करना ही नहीं। हाथ से टाइप करो जाके सारे फॉर्मूलाज। अच्छा जी, अब घर जाओ और घर जाके इसका ये करो कि ये छोटी सी शीट बनाओ। ठीक है। इसकी टोटल प्राइस कैलकुलेट करो, इसका बिल बनाओ, मतलब ये इसको एज इट इज बना लो। तो करना क्या है कि प्राइस 25 रुपये है, शिपिंग कॉस्ट 10 रुपये है, तो ये 35 रुपये का पड़ा ना। फिर शैम्पू 140 रुपये का पड़ा, तो वो सारा कैलकुलेट करो, फिर एंड पे उसका टोटल बिल बंदे का कैलकुलेट कर लो। जी, उसने करके दिखाया हुआ है। ठीक है। ये उसने करके भी इवन आपको दिखाया हुआ है। और फिर वही काम फंक्शंस के जरिए से, ये वो शीट है जो मैं बनाना शुरू हुआ हूँ कि स्टूडेंट्स की एक शीट बना लो। बस यहाँ पे रुक जाना, यहाँ से आगे मैं चलूंगा, क्योंकि अब इसमें भी हैं 3-4 चीज़ें। वैसे तो ये भी आप कर सकते हो, उसमें कोई खास बात नहीं है, लेकिन हाँ, अब इसमें 3-4 चीज़ें हैं जो मैं करना चाहता हूँ डिटेल में, वो करूँगा फिर। लो भाई, रुक जाओ इधर, मैं रख लूँ क्योंकि ये परसों भी काम आनी है मेरे। एक बात मुझे ज़रा बता दो। फोन आए तेरी